करता हूँ प्ले, मेन पे गया, मेन को डाला, फिर एक पे गया, ए को कॉल करके डाला, बी को डाला, सी को कंप्लीट किया, सी को एग्जीक्यूट करके स्टैक से बाहर, बी को एग्जीक्यूट करके स्टैक से बाहर, ए को एग्जीक्यूट करके स्टैक से बाहर, और उसके बाद मेन को एग्जीक्यूट किया, मेन भी स्टैक से बाहर, मॉड्यूल भी स्टैक से बाहर, प्रोग्राम फिनिश्ड। जब आप पाइथन में एक फंक्शन को कॉल करते हो तो पाइथन को कैसे पता रहता है कि पहले कौन सा फंक्शन चलेगा और किस फंक्शन के ख़त्म होते ही कंट्रोल वापस कहाँ जाना चाहिए? पाइथन ये सब रैंडम तरीके से नहीं करता, इसके पीछे एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम को कहते हैं कॉल स्टैक। आज मैं आपको कॉल स्टैक सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि फंक्शन उसके अंदर कैसे जाते हैं, उसके बाहर कैसे जाते हैं, बिल्कुल लाइव विजुअलाइजेशन के साथ। और जैसे जैसे कोड चलेगा वैसे वैसे आप देखोगे कि फंक्शन स्टैक के अंदर कैसे जा रहा है और उससे वापस कैसे बाहर आ रहा है। ठीक है, कॉल स्टैक जो होता है ना, ये लीफो के डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करता है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिर में जाएगा वो सबसे पहले बाहर आएगा। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। जैसे जैसे ये कोड चलेगा, राइट साइड पे आप देख रहे हो ये कोड है, लेफ्ट साइड पे ये कॉल स्टैक है। अब मैं इसको रन करूँगा स्टेप बाय स्टेप और आप चेंजेस यहाँ पे कॉल स्टैक में देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मॉड्यूल्स, यहाँ पे ये टॉप लेवल मॉड्यूल्स को इसने लोड कर लिया, लोकल्स TTL1। ठीक है, ये मॉड्यूल है, ये वेरिएबल है, ये मॉड्यूल्स लोड कर लिया इसने, ये टॉप पे है कॉल स्टैक में अभी। तो यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन है मेन फंक्शन, इस मेन फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये यहाँ गया लाइन नंबर 27 पे, उसके बाद लाइन नंबर 28 पे इसने मेन फंक्शन को देखा और मेन फंक्शन को इसने कॉल कर दिया, और कॉल करते ही इसने स्टैक के अंदर उस मेन फंक्शन को पुश कर दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब इसने जो उसके अंदर प्रिंट था उसे एग्जीक्यूट किया, स्टार्ट मेन स्क्रिप्ट। उसके बाद मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ और फिर इसने देखा कि ए फंक्शन कॉल हो रहा है, तो उसने ए फंक्शन को भी कॉल स्टैक में टॉप के ऊपर पुश कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से जाऊँगा। अब इसने देखा कि अच्छा ए फंक्शन बी फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो इसने बी फंक्शन को भी कॉल स्टैक के ऊपर पुश कर दिया। अब ये सी के पास गया, अब सी के पास भी जाके इसने इसको, क्योंकि इसने बी फंक्शन को कॉल किया और बी फंक्शन ने देखा कि इंटरनली ये सी को कॉल कर रहा है, तो इसने सी को कॉल स्टैक के ऊपर पुश कर दिया। अब यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि मेन भी कंप्लीट नहीं हुआ, ए भी कंप्लीट नहीं हो रहा, बी भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये सब वेट कर रहे हैं किसके कंप्लीट होने का, सी की कंप्लीट होने का, क्योंकि सी टॉप पे है। ठीक है, अभी हमने देखा कि कैसे इसने जैसे जैसे हमने फंक्शंस कॉल किए वैसे वैसे इसने कॉल स्टैक के ऊपर उन फंक्शंस को पुश कर दिया। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये फंक्शंस को, जो सी फंक्शन है उसको प्रॉपर रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद वो उसको पॉप आउट कर देगा। मतलब अब आप देख रहे हो कि सी से वो फंक्शन बाहर आ चुके हैं। ठीक है, अब कॉल स्टैक में उसका कोई नामो निशान नहीं। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है कि कॉल स्टैक से अगर वो सी फंक्शन बाहर आ गया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेमोरी से भी बाहर चला गया, मेमोरी में वो अभी भी है। अगर मैं मेमोरी में चेक करूँगा ट्रेस बैक की हेल्प से या ट्रेस मैलोक की हेल्प से, तो आपको दिखेगा कि सी फंक्शन इसी टाइम पे मौजूद होगा। ठीक है, तो मेमोरी अलग चीज़ है, कॉल स्टैक एक अलग चीज़ है। कॉल स्टैक सिर्फ और सिर्फ उसके कंट्रोल को मैनेज करने का काम करता है। जैसे ही वो सी से बाहर चला गया तो उसका जो 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 फंक्शन था, जो कंट्रोल था, वापस बी के ऊपर आया। कैसे आया? क्योंकि टॉप जो रह गया हमारे पास वो बी था, तो बी के पास कंट्रोल आया और बी ने फिर उसके बाद उसके आगे की फंक्शंस को रन किया। इसको प्रिंट इनसाइड बी किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद स्लीप किया और उसके बाद फिर ये भी मेमोरी से बाहर चला गया। उसके बाद इसने ए को कॉल किया, उसके बाद ए पे कंट्रोल वापस आया और बी कंप्लीट हो चुका था, तो उसने अब इनसाइड ए करेगा। अब मैंने दोबारा से कॉल किया तो इनसाइड ए किया, उसके बाद टाइम चला और ए भी मेमोरी से बाहर चला गया, सॉरी, और ए भी कॉल स्टैक से बाहर चला गया। अब ये नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूशन पे मेन को भी बाहर कर देगा। जो मेन के अंदर का जो भी स्क्रिप्ट था कंप्लीट हो गया ना। अब जो कंट्रोल है वो ए जब स्टैक से बाहर चला गया तो कंट्रोल मेन के पास वापस है और मेन के पास आगे कुछ भी नहीं है रन करने को। तो जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये मेन को भी स्टैक से बाहर निकाल देगा और इस तरह से ये पूरा का पूरा मॉड्यूल फिनिश हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से इसने प्रॉपरली कम्प्लीटली वर्क किया स्टैक में। ठीक है, ये होता है स्टैक, ये इस तरह से वर्क करता है। मैंने आपको विजुअलाइज करवा दिया। अब मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, थोड़ा फास्ट होगा लेकिन समझना आसान हो जाएगा। जो हमने जो किया उसको एक रिवाइज हो जाएगा एक बार। तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्ले, मेन पे गया, मेन को डाला, फिर एक पे गया, ए को कॉल करके डाला, बी को डाला, सी को कंप्लीट किया, सी को एग्जीक्यूट करके स्टैक से बाहर, बी को एग्जीक्यूट करके स्टैक से बाहर, ए को एग्जीक्यूट करके स्टैक से बाहर, और उसके बाद मेन को एग्जीक्यूट किया, मेन भी स्टैक से बाहर, मॉड्यूल भी स्टैक से बाहर, प्रोग्राम फिनिश्ड। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ये है हमारा कॉल स्टैक किस तरह से इंटरनली वर्क करता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कॉल स्टैक जो होता है, चलिए हमने कॉल स्टैक के बारे में पढ़ लिया, कोई लिमिट भी तो होती होगी इसकी कि कॉल स्टैक के अंदर लिमिट्स क्या है, कॉल स्टैक के एरर्स क्या थ्रो कर सकता है ये। तो जो कॉल स्टैक होता है इसकी 1000 फंक्शंस की लिमिट होती है।
ये 1000 से ज़्यादा फंक्शंस नहीं रख सकता अपने अंडर। अगर ये रखेगा, बाय डिफ़ॉल्ट लिमिट में बता रहा हूँ आपको, अगर ये इससे ज़्यादा अगर आप उसको डालने की कोशिश करोगे तो ये आपको एक एरर थ्रो करेगा। जब भी आप डिबगिंग वगैरह करोगे तो आपने ऐसा एरर देखा होगा अक्सर। तो मुझे लेट मी शो यू डैट। मैं वो ओपन करता हूँ, उसके लिए मुझे कोड ओपन करना पड़ेगा। मैं इस फंक्शन को, यहाँ पे आपके सामने इस फंक्शन है यहाँ पे एक ए फंक्शन है, इसको मैं इंटरनली दोबारा से मतलब रिकर्जन पे इन्फिनिट लूप चला रहा हूँ इस फंक्शन की, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ पाइथन बेसिक कॉल स्टैक डॉट पी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब मैं इसे कॉल करूँगा ना तो ये मुझे कॉल स्टैक पूरा फुल हो जाएगा और 1000 तक वो फुल होगा, और उसके बाद 1000 की लिमिट होती है, तो उसके बाद वो मुझे एरर थ्रो कर देगा। वो एरर क्या होगी अभी देखते हैं। ये एरर होगी रिकर्जन एरर, मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड, मतलब जितनी मैक्सिमम थी वो एक्सीड कर चुकी है और कॉल स्टैक फुल हो चुका है, इसलिए कॉल स्टैक ने हमें ये एरर थ्रो कर दिया। अच्छा, ये कैसे पता लगे एग्जैक्टली, मतलब 1000 के आसपास है, लिमिट जो है 1000 है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, और काउंट +1, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एग्जैक्टली नंबर्स भी पता लग जाएंगे क्या कितनी बार इसने कॉल किया। तो अब आप देख रहे हो इसने एग्जैक्ट 99,999 टाइम्स ने कॉल किया, और 1000 टाइम जब इसने कॉल किया तो इसकी जो लिमिट थी वो ओवर हो चुकी थी, और इसने हमें एरर थ्रो कर दिया, रिकर्जन एरर। तो जब भी आपको ये एरर आए तो आप समझ जाना कि जो कॉल स्टैक है ना वो मतलब फुल हो चुका है, उस पर बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, और आपने कहीं पे इन्फिनिट लूप कॉल कर दिया या कोई आपकी कोड में बग है, ठीक है। अच्छा, हम इसको मतलब इसकी जो लिमिट है उसको बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। कैसे? हमारे पास इनबिल्ट मॉड्यूल होता है sys डॉट सेट, इसको पहले से ही पता है, दैट्स गुड, ठीक है। सेट रिकर्शन 3000 इसने बोला, चलो 3000 यूज़ कर लेते हैं। अब क्या होगा, तो ये 2999 टाइम्स चलेगा और 3000 पे आके ये मुझे एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलता हूँ, देखो इसने 2000 मतलब इतने टाइम से चला और इसने उसके बाद मुझे एरर थ्रो कर दिया, रिकर्जन एरर मैक्सिमम डेप्थ एक्सीड, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको डिबग करने में भी आसानी हो जाती है कि ये कैसे वर्क कर रहा है क्या नहीं है, एवरीथिंग अबाउट इट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो वीडियोस मेरी आने वाली हैं उसको समझाने के लिए आगे मैं बहुत डीप डाइव में गया हुआ हूँ, तो क्योंकि वो वीडियोस आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाए, इसलिए मैंने इस कॉल स्टैक की वीडियो को सामने लेके आया ताकि ईजिली हो जाए अंडरस्टैंड करना आपके लिए, ठीक है। दैट्स इट, आई थिंक इसके अलावा कुछ बचा नहीं है सिखाने वाला, बताने वाला इसमें। तो अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए, और अभी मैं और अंदर डीप वीडियोस लेके आ रहा हूँ जो कि हमें और ज़्यादा बता सकता है, ठीक है, और डीप में हमें इसके बारे में बताएगा। ओके, बाय।